वीडियो में बात करने वाले हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और पोषक तत्व। इस टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। और अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि पोषक चक्र को कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि फास्फोरस चक्र। अब मैं आपको बता दूं, देखिए फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण जो होता है वो चट्टानों में होता है, जो फास्फेट के रूप में कह सकते हैं कि फास्फोरस को संचयित किए हुए रहता है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको पता ही होगा कि मानव निर्मित जो परितंत्र होता है, हम कह सकते हैं मानव निर्मित परितंत्र में फास्फोरस जो होता है वो रासायनिक उर्वरकों के रूप में जो कि मृदा में मिलाया जाता है फास्फोरस को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अतिरिक्त हम ये कह सकते हैं कि चट्टानों के अपक्षय, अपक्षयन का मतलब इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोजिशन। और कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से भी फास्फोरस मृदा के रूप में जो कि प्राप्त होता रहता है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होते हैं, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होते हैं वो कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए यानी कार्बन चक्र। ठीक है, कार्बन चक्र बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। हम कह सकते हैं कि पौधे या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्राथमिक उत्पादक जो है उनके द्वारा कार्बन वायु से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण की जाती है कि नहीं? बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से सही कथन है, निम्नलिखित में सही कथन आपको बताना है कि क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे जो सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है। प्रवाल भित्ति प्रक्रिया उत्पादकता अधिक होती है, बिल्कुल सही है। रेगिस्तान कम उत्पादन क्षमता का क्षेत्र है, ये आप सभी को पता है, रेगिस्तान में बहुत कम उत्पादक क्षमता है। साथ ही गन्ने की उत्पादकता अधिक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे जो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, उपरोक्त सभी कथन सही। अगला प्रश्न, 6 मौलिक जैविक तत्व कौन कौन है? बताइए कि 6 मौलिक जैविक तत्व कौन कौन है? देखिए सबसे पहले हम बता दें आपको कि सजीवों की सामान्य वृद्धि व विकास के लिए कह सकते हैं कि विभिन्न उपचायी जो क्रियाओं में लगभग 30 से 40 तत्वों का आवश्यक होता है, और जिनमें हम कह सकते हैं कि 6 मूल्य जो जैविक तत्व होते हैं वो कौन कौन होते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को कहते हैं, उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि द्वितीय उत्पादकता। ठीक है, द्वितीय उत्पादकता। अगला प्रश्न कह रहा है कि निचले स्तर से उच्च स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह कम क्रम से घटता जाता है, इसे समझाया जा सकता है किस तरह से? बताइए। निचले स्तर से उछले स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह जो कि क्रम से घटता जाता है, इसे समझाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे। देखिए ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के समय क्या होता है कि कुछ ऊर्जा वातावरण में ताप कह सकते हैं हीट के रूप में विसरित हो जाती है, और उसको हम समझा सकते हैं कि ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से निचले स्तर से उछले स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। स्थापना से अभिप्राय होता है, स्थापना से आपको बताना है कि स्थापना से क्या अभिप्राय होता है। एक्सेसिस कह सकते हैं स्थापना से क्या अभिप्राय होता है। देखिए विभिन्न माध्यमों से फलों या फिर बीजों के द्वारा कह सकते हैं कि उनके प्रजातियों का नए स्थान पर पहुंचकर उगना क्या कहलाता है? स्थापना। स्थापना को ही हम लोग स्थापना कहते हैं। ठीक है, अस्थापना को स्थापना कहा जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि विभिन्न माध्यमों से कई अलग अलग तरीके से आपने देखा होगा कि जो चीज़ यहाँ पे नहीं उगने वाली होती है उसको वहाँ पे हम लोग देखते रहते हैं, रेयर केस में ही सही लेकिन देखते ज़रूर है। क्यों? क्योंकि विभिन्न माध्यमों के तरीके से कहीं ना कहीं से वो पौधे एक जगह से दूसरी जगह या फिर कोई फल के जो बीज होते हैं वो किसी न किसी माध्यम से पहुँच जाते हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं अस्थापना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कार्बन चक्र में
जो जीवाणु होते हैं की भूमिका निभाते हैं। कार्बन चक्र में जीवाणु जो बैक्टीरिया हैं वो भूमिका निभाते हैं। तो करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे? करेक्ट आंसर हम टिक कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी को, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, ये भी दोनों सही है। साथ साथ सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या फिर ह्रास, ये कह सकते हैं। तीनों के तीनों यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का होता है? पौधों की रचना में सर्वाधिक जो योगदान है वो किस तत्व का होता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि कार्बन। ठीक है, कार्बन कह सकते हैं कि पौधों की रचना में सर्वाधिक जो योगदान होता है कार्बन का होता है, करीब करीब 45%। ठीक है, 45%। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है, उसे क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र और समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कीटोन प्रजाति। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही इसके बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर पिक्चर आपको दिख रहा होगा, आप उसको पढ़ करके अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि कवक मूलीय सहवास में कवक जंतु होते हैं। बताइए, कवक जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसके सहायता करते हैं, क्या फिर किसके व्यवहार करते हैं? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं। बताइए कि जो लाइकेंस है वो क्या अभिव्यक्त करते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि सहोपकारिता। ठीक है, सहोपकारिता। अब मैं आपको बता दूं कि सहोपकारिता क्या होता है। देखिए, सहोपकारिता को इंग्लिश में हम कह सकते हैं म्यूटिलिज्म। ठीक है, म्यूटिलिज्म कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत लाइकेंस के साथ साथ साइकस भी आते हैं, कोलेराइट जड़ें भी आती हैं, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि कवक मूल इसी के अंतर्गत आता है। एक्चुअली इसमें होता क्या, म्यूटिलिज्म हम ये कह सकते हैं कि दोनों सहयोगी जो होते हैं समान रूप से लाभान्वित होते हैं, यानी कि दोनों को लाभ होता है और किसी को भी कोई हानि नहीं होती है, उस टाइप से कहते हैं। और साथ साथ यहाँ पर एक और आप जान लीजिए, सहभोजिता क्या होता है। सहभोजिता के अंतर्गत क्या होता है कि यदि एक सहयोगी बिना दूसरे को हानि पहुँचाए ही लाभान्वित होता है, उसको कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? आर्किड आ सकता है, आरोही आ सकता है, और कंठलता है, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है, आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। देखिए, श्वसन जो एक प्रकार की कह सकते हैं कि अपचयी प्रक्रिया है, और जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कैटाबॉलिक। ठीक है, कैटाबॉलिक। और यहाँ पे आप एक और याद रखेंगे, उपचयी प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा प्रकाश संश्लेषण आता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एनाबॉलिक जो कि प्रोसेस है कह सकते हैं। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्लेबसिएला है एक। क्लेबसिएला क्या है, आपको ये बताना है कि क्लेबसिएला क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि क्लेबसिएला एक प्रकार का प्रमुख नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है। ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। प्रमुख नाइट्रोजन जीवाणु स्थिरीकरण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो क्लस्ट्रीडियम याद रख सकते हैं, एजिटोबैक्टर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है एजिटोबैक्टर क्या है। ठीक है, उसी तरह से राइजोबियम भी याद रखेंगे, ये भी देखने को मिलता रहता है, और क्लोरोबियम ये भी याद रखिएगा। और एक और मैं आपको बता दूं कि रोडोस्पाइरिलियम। ठीक है, रोडोस्पाइरिलियम भी एक प्रकार का नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु ही है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन ए आपका सही तरीके से करेक्ट होगा। चलिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नेस्टॉक और एनाबिना जैसे नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। नेस्टॉक और एनाबिना जो है वो नील हरित शैवाल जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऊपर हम लोगों ने देखा था क्या, प्रमुख नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो नील हरित शैवाल हैं उनके नाम है नेस्टॉक, एनाबिना। साथ साथ एक और आप याद रखेंगे, एंग्लो रिसा और कैलोथ्रियस भी होते हैं, और उसी तरह से गैलियोट्राइकिया भी होता है। तो ये कुछ नाम है जो कि आपको याद रखना है। और एक हम बात करें कि नील शैवाल पाए जाते हैं किस में, तो ये सभी में पाए जाते हैं, साइकस कली प्रवाह लाभ जड़ों में भी, और ये सभी के सभी इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, एंथ्रोसिस के थैलस में और एजोला में, धान के खेत में, ये सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस में होता है?
सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि डायटम्स और साथ ही साथ डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए डायटम्स क्या होते हैं, तो डायटम्स कह सकते हैं कि सूक्ष्म शैवालों का प्रमुख समूह होता है। ठीक है, इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की उतना ज़रूरत तो नहीं है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है कि उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो उच्च श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेंगे, अपने से नीचे वाले से ही तो ऊर्जा प्राप्त करेंगे, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ताओं से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, नीचे से उच्च स्तर की ओर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तन होता है। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों, नाइट्रोजन का अमोनिया में भी और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में भी, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ जो कि कई बार पेपर में आपको देखने को मिलता रहता है कि किस समूह के जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं, और उस समूह का नाम क्या है? तो नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास। एक क्वेश्चन और ये बन सकता है कि किस समूह के जीवाणु जो है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। ऊपर हम देखा था कि अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं और यहाँ पे नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं, तो नाइट्रोबैक्टर समूह। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर समूह। ये 2 पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ये कि एक सूक्ष्म जीवी दूसरे सूक्ष्म जीवी को अपने आसपास उगने से रोकता है, जिसे क्या कहते हैं? सिंपल सी भाषा में इसे विरोध कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैविक साम्यता स्थापित होती है। जैविक साम्यता स्थापित होती है। करेक्ट आंसर उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन के द्वारा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं। किस लिए आवश्यक होते हैं? तो उपरोक्त सभी के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, सभी के लिए, प्राकृतिक आपदा के लिए भी, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए भी, ऊर्जा प्रभाव और खनिज चक्र के लिए भी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि पौधे सल्फर को मृदा के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे सल्फर को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो सल्फेट आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए ठीक होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सल्फेट आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है? तो कह सकते हैं कि वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है, इसलिए ऑप्शन बी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कि सत्य नहीं है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? तो पढ़िए, पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो कि जातीय विविधता में वृद्धि होती है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है कि अगर हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो जो कि कमी होता है ना कि वृद्धि होता है, तो हमारा ये पॉइंट्स ही गलत है, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पढ़ करके अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रकारों में कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है? निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रकारों में से कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत जो दर है वो अधिकतम है? और वो अधिकतम है शीतोष्ण घास स्थल, यानी ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पेयजल में किसकी अधिक मात्रा से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम, या फिर हम एक और इसको नाम से कह सकते हैं मिथोनोग्लोबोमीनिया के नाम से के लिए हो जाता है, रोग हो जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर हम कह सकते हैं कि मिथोनोग्लोबोमीनिया रोग हो जाता है। तो रोग ये हो जाता है किसकी अधिकता के कारण? पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से मैंने कवर किए इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा कि ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करना, अदरवाइज डिसलाइक करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
वीडियो अगर अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों का क्या राय है और आगे की वीडियो में किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।